नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का ढेर सारा स्वागत है लोदाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। चलिए शुरुआत करते हैं बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर में हिंदी भाषा और संस्कृति के सब्जेक्ट की। दोस्तों अभी तक हमारा इंग्लिश लैंग्वेज कंप्लीट हो चुका है ना। आपका फाउंडेशन में जो इंग्लिश है कंप्लीट हो चुका है और फाउंडेशन में ही अब आपका हिंदी स्टार्ट किया है फर्स्ट ईयर के लिए, जो सभी यूनिवर्सिटियों के लिए बीए बीकॉम बीएससी बीबीए बीएचएससी और बीसीए इन सभी फर्स्ट ईयर में सभी के लिए समान रूप से उपयोगी होने वाला है। सेकेंड लेक्चर होने जा रहा है, एक लेक्चर हो चुका है, इससे पहले नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा जो बीए वाले बच्चे हैं उनके लिए खास इंफॉर्मेशन कि आप अगर अन्य सब्जेक्ट भी पढ़ना चाहते हैं हमारे इसी प्लेटफॉर्म पर तो बिल्कुल बेशक पढ़ सकते हैं। बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकेंड ईयर, बीए थर्ड ईयर, इन सब के 80 से ज़्यादा सब्जेक्ट मैं अब तक यहाँ पर इसी यूट्यूब इसी चैनल पर लॉन्च कर चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। प्लेलिस्ट में सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, जाइएगा प्लेलिस्ट में देखिए, वहाँ सारे सब्जेक्ट इजीली मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा कंप्लीट पीडीएफ कोर्स अवेलेबल है, आप चाहें तो ले सकते हैं। लेक्चर के लास्ट में आप लोगों को पूरा डिटेल में बताऊंगा कि आप ये सब्जेक्ट हमारे द्वारा जो कंप्लीट कोर्स तैयार किया गया है वो आप कैसे ले सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं आज के सेशन में हम क्या क्या पढ़ने वाले। तो टेबल ऑफ कंटेंट दैट मीन्स कि क्या क्या पूरे लेक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे। तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो तो आप लोगों को अच्छे से याद ही है। आज का जो मेन टॉपिक है भारतीय ज्ञान परंपरा एक सनातन धरोहर, ठीक है। तो कल वाले सेशन में हमने पढ़ा था भारतीय ज्ञान परंपरा एक परिचय, और आज हम बात करने जा रहे हैं एक सनातन धरोहर की। क्लियर। तो इसके अंदर भी कुछ पॉइंटों के माध्यम से हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। कौन कौन से कॉन्सेप्ट होने वाले हैं, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्रस्तावना की, और इसी प्रस्तावना से हमारी छोटी सी भूमिका बन जाएगी जिससे आपको पूरा लेक्चर अच्छे से समझ आएगा। उसके बाद में हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 2 में भारतीय ज्ञान परंपरा और हिंदी भाषा के मध्य में क्या संबंध है, उस संबंध की बात करेंगे। पॉइंट नंबर 3 में बात करने वाले हैं भारतीय ज्ञान परंपरा में हिंदी भाषा की भूमिका की। क्लियर है। तो पहले भारतीय ज्ञान परंपरा और हिंदी भाषा में संबंध, पॉइंट नंबर 2 में भारतीय ज्ञान परंपरा में हिंदी भाषा की क्या भूमिका रही है, पॉइंट नंबर 4 में भारतीय ज्ञान परंपरा में हिंदी भाषा का क्या महत्व है, और पॉइंट नंबर 5 में देखने वाले हैं भारतीय ज्ञान परंपरा में हिंदी भाषा का क्या योगदान है, और लास्ट में निष्कर्ष पे आकर के हम अपने लेक्चर को समापित कर देंगे। क्लियर है। तो ये 6 बिंदुओं के माध्यम से हमारा आज का ये टॉपिक कंप्लीट होने जा रहा है। सारा का सारा जो है ना एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कवर करवाता हूं ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। दोस्तों अगर आप यहाँ पर इन पॉइंटों को देख रहे होंगे ना, तो इन सारे पॉइंटों में एक एक प्रश्न बनता है, अपने आप में सेपरेट प्रश्न बनता है। तो अगर थोड़े से भी अपनी बुद्धि लगाओगे ना, तो जितना पढ़ा रहा हूं ना सभी प्रश्नों के आंसर है, हर स्लाइड में एक प्रश्न का आंसर आपको मिलता है ना। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो मैं ये फॉर्मेट जो लेकर आता हूं, फॉर्मेट कंटेंट का फॉर्मेट जो है ना वो इसी प्रकार का है ताकि आप लोगों को एग्जाम के टाइम पे पढ़ने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए। मान लो एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय ज्ञान परंपरा में हिंदी भाषा का क्या महत्व है, समझाइए, 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया, तो क्या लिखोगे आप। तो दोस्तों आपको जो है ना यहाँ से पूरी की पूरी स्लाइड उठा करके लिख देनी है, पॉइंट नंबर 4 वाली। बात समझ आ रही है आपको। तो चलिए प्रस्तावना से हम एक एक करके शुरू करते हैं इसका वर्णन करना। प्रस्तावना, सबसे पहले तो स्लाइड ओपन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, भारतीय ज्ञान परंपरा, 2 कॉन्सेप्ट में हम ये कवर करेंगे, भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर के और एक हिंदी भाषा की, फिर अगले में हिंदी भाषा की बात करेंगे। दोनों को, भारतीय ज्ञान परंपरा और हिंदी भाषा दोनों को सेपरेटली समझने का पहले कोशिश कीजिएगा आप लोग। भारतीय ज्ञान परंपरा से मतलब होता है कि जो प्राचीन और समृद्ध ज्ञान परंपरा जो हमारी रही है प्राचीन काल से प्राचीन काल से जो हमारी समृद्ध ज्ञान परंपरा रही है उसी को हम भारतीय ज्ञान परंपरा के नाम से जानते हैं। ये परंपरा कुछ ऐसे ही नहीं बल्कि हमारे ऋषि मुनियों, विचारकों, वैज्ञानिकों या साहित्यकारों ने इसे हजारों वर्षों के अपने चिंतन और अनुभव से इसे विकसित किया है। जो हमारी भारत की जो ज्ञान परंपरा रही है, भारत की जो ज्ञान परंपरा का मतलब ही होता है जो पिछले हजारों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आई है। बात समझ आ रही। तो हमारी वो ज्ञान जो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता आया है और वर्तमान में भी वो संचारित है, चल रहा है। तो वो ज्ञान परंपरा अपने आप विकसित नहीं हुई बल्कि हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों, विचारकों, वैज्ञानिकों और साहित्यकारों ने अपने चिंतन और अनुभव से इसे धीरे धीरे विकसित किया है। दोस्तों हमारी परंपरा में वेद, उपनिषद, दर्शन, आयुर्वेद, गणित, खगोल विज्ञान, कला, साहित्य आदि कई विषय शामिल हैं।
और मजे की बात तो ये है कि ये हमारी इस परंपरा में वो सारे विषय शामिल है जिनका हजारों सालों बाद और वर्तमान में भी पश्चिमी साहित्य में अब स्थान दिया जा रहा है, अब उनका वर्णन किया जा रहा है। यानी कि जो हमारे चिंतक है, जो हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले जिस चीजों को बता चुके हैं हमारी संस्कृति में, हमारी ज्ञान परंपरा में, उसे आज वर्तमान में कई हजारों साल बाद अब पश्चिम के विद्वान अब उन चीजों को बता रहे हैं, उन पर से पर्दा उठा रहे हैं। सोचने वाली बात है। हिंदी भाषा की बात जब करते हैं हम भारतीय ज्ञान परंपरा से जोड़ करके, तो ध्यान दीजिएगा हिंदी भाषा जो है ना केवल बातचीत या अभिव्यक्ति मात्र का साधन नहीं है कि हिंदी भाषा को आपने सिर्फ बातचीत करने का एकमात्र साधन मान लिया हो या अपने विचारों की अभिव्यक्ति का साधन मान लिया हो, बल्कि दोस्तों ये भारतीय ज्ञान परंपरा की लंबे टाइम से वाहक रही है। जी हाँ, जैसे ही हिंदी भाषा आई तो हमारी ज्ञान परंपरा जो रही है वो तीव्र गति से आम लोगों तक भी पहुंच पाई है। इससे क्या हुआ कि प्राचीन ज्ञान को आधुनिक समाज तक पहुंचाने और उसे जन जन तक सुलभ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है हिंदी भाषा ने। यानी कि प्राचीन जो हमारा ज्ञान रहा है उसे हमारी आज तक आधुनिक समाज यानी कि वर्तमान समाज, यानी प्राचीन काल से लेकर के आज वर्तमान में जो हम खड़े, जो हमें आज हमारी हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति का पता है, भारतीय संस्कृति का ज्ञान है, वो किसके माध्यम से आ पाया? तो एक भाषा के माध्यम से। कौन सी भाषा? हिंदी भाषा के माध्यम से आ पाया है। हिंदी भाषा ने ही इसको सुलभ बनाया, यानी कि आसान बनाया, ताकि प्रत्येक व्यक्ति इसको समझ सके। क्लियर है? इसके बाद में पॉइंट नंबर 2 में, चलिए इसके स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 में कि इन दोनों के बीच में क्या संबंध रहा है, हिंदी भाषा और भारतीय ज्ञान परंपरा में रिलेशन कैसा रहा है, क्या संबंध रहा है। तो दोस्तों इस संबंध की अगर बात करें तो इन दोनों का संबंध आत्मा और शरीर जैसा है। भारतीय ज्ञान परंपरा और हिंदी भाषा के संबंध की बात करें तो आत्मा और शरीर के जैसा संबंध रहा है। जी हाँ, दरअसल संस्कृत की उत्तराधिकारी कौन? हिंदी भाषा। सांस्कृतिक निरंतरता का प्रमुख कारण हिंदी भाषा। समान जीवन दर्शन की प्रमुख कारण हिंदी भाषा। कैसे? देखिए, संस्कृत की उत्तराधिकारी क्यों कहलाती है? क्योंकि हिंदी भाषा के जन्म की बात करें या भले ही उसके विकास की बात करें, तो ये हिंदी भाषा का जन्म और विकास दोनों ही संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषा से हुआ है। संस्कृत को भारतीय ज्ञान परंपरा की मूल भाषा माना जाता है दोस्तों। जी हाँ, संस्कृत को हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा रही है, इनमें जितने भी श्लोक लिखे गए हैं, जितने भी बड़े बड़े पुराण लिखे गए हैं, वेद लिखे गए हैं, वो सब संस्कृत भाषा में लिखे गए। तो संस्कृत भाषा में सर्वप्रथम की बात करें तो संस्कृत भाषा में लिखे गए, इसलिए मूल भाषा संस्कृत कहलाती है भारतीय ज्ञान परंपरा की। हिंदी उसकी सीधी उत्तराधिकारी है। क्यों? क्योंकि हिंदी का जो निर्माण हुआ है, जन्म और विकास हुआ है, वो संस्कृत भाषा से हुआ है। उस सांस्कृतिक निरंतरता के पॉइंटों को भी हम यहां पर जोड़ सकते हैं, क्योंकि देखिए प्राचीन ज्ञान को संस्कृत में रचा गया था, है ना। सबसे पहले जो प्राचीन जो ज्ञान था, यानी कि जब सुश्रुत संहिता चल रही थी, यानी सुनकर के जो ज्ञान अर्जित किया जाता था, गुरु बोलकर के जो ज्ञान देते थे, उस ज्ञान प्रणाली को जब लिखित रूप में लेकर आए तो वो संस्कृत में लेकर के आए थे। उसी को कहा गया कि प्राचीन ज्ञान को हमने संस्कृत में किताबों में उल्लेखित किया और उसे हिंदी ने आम जनता की समझने योग्य भाषा में परिवर्तित कर दिया, क्योंकि संस्कृत इतनी आसान तो थी नहीं कि हर कोई उसे समझ सके। तो संस्कृत को आसानी से समझना मठाधिकारी या मठों में रहने वाले लोगों का ही अधिकार था। एक प्रकार से उनके लिए आसान था कि वो संस्कृत को समझ सकते थे, आम लोग नहीं समझ पाते थे। लेकिन हिंदी ने क्या किया? जनता की समझ में आने योग्य बना दिया उसको भी, उस भारतीय ज्ञान परंपरा को। समान जीवन दर्शन की अगर बात करें तो भारतीय ज्ञान परंपरा का जो मुख्य दर्शन रहा है दोस्तों, वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस पर आधारित रहा है। सर्वे वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व हमारा परिवार है, और सर्वे भवन्तु सुखिनः यानी कि सभी सुखी रहे। तो हिंदी भाषा और उसके साहित्य की नींव में ही जो है यहाँ पर वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः बसा हुआ है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा और हिंदी भाषा में इसलिए कहा गया है कि आत्मा और शरीर जैसा संबंध माना जाता है। क्लियर है? चलिए इसके बाद में पॉइंट नंबर 3 पर बात करते हैं। पॉइंट नंबर 3 है भारतीय ज्ञान परंपरा में हिंदी भाषा की भूमिका। क्या भूमिका है हिंदी भाषा की भारतीय ज्ञान परंपरा में? तो दोस्तों हिंदी ने भारतीय ज्ञान परंपरा को बचाए रखने और फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बिल्कुल, इसको थोड़ा आसान तरीके से समझिए। देखिए,
स्क्रीनशॉट पहले ही ले लिया करें आप लोग, क्योंकि बाद में फिर ये पेन चल जाता है तो कुछ शब्द कट जाते हैं ना, तो स्क्रीनशॉट पहले ही ले लें आप लोग। देखिए क्यों कहा मैंने ऐसा, कि भारतीय ज्ञान परंपरा को बचाने में हिंदी भाषा का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ी भूमिका है। क्या कारण है ऐसा, तो देखिए ज्ञान के लोकतंत्रीकरण में भूमिका किसकी, हिंदी भाषा की। ज्ञान का लोकतंत्रीकरण मतलब ज्ञान पर सबका अधिकार हो, सभी का, मतलब प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार हो, उसी को लोकतंत्रीकरण कहा गया। तो ज्ञान सब व्यक्ति तक पहुंचे, आम जनता तक पहुंचे, तभी हम ज्ञान को लोकतंत्रीकरण कह पाएंगे, है ना। तो प्राचीन काल में ज्ञान केवल संस्कृत तक सीमित हुआ करता था, प्राचीन काल में, क्योंकि जितने भी वेद पुराण, जो जितने भी साहित्य लिखे जाते थे वो सब संस्कृत भाषा में लिखे जाते थे, जिसे समझना आम जनता के बस की बात नहीं थी, आम जनता के लिए बहुत कठिन था। लेकिन फिर हिंदी आई, और हिंदी की कुछ उपबोलियां आई, जैसे अवधी, ब्रज, मैथिली आदि और भी कई उपबोलियां हैं। इन्होंने क्या किया, उस ज्ञान को जो संस्कृत में था उसे महल और मठों से निकाल करके आम लोगों तक पहुंचा दिया। अच्छा, उदाहरण के माध्यम से समझिए दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण लिखी थी, रामायण। अब रामायण में जो ज्ञान था, जो आदर्श थे, उसे वो आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा था। कारण क्या था, क्योंकि जो तुलसीदास जी ने जो रामायण लिखी थी, वह रामायण पूरी तरह संस्कृत में थी, आम लोग उसको नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन फिर आगे चल करके रामचरितमानस के रूप में रामायण आती है अवधी भाषा में, लोक भाषा, है ना, लोक भाषा यानी अवधी भाषा में, क्योंकि हिंदी की उपबोली है ना, उपबोली है। तो अवधि में जब रामचरितमानस लिखी गई तो इसे सब लोगों ने पढ़ा, साधारण व्यक्तियों तक भी इनके जीवन के मूल्य पहुंचे, इसके आदर्श पहुंचे, इस रामायण का ज्ञान पहुंचा आम व्यक्तियों तक, और वो इस ज्ञान को समझने में सक्षम हुए। कब हुए, जब संस्कृत से रामचरितमानस बनी अवधी भाषा में, अवधि को पढ़ने में अब हर कोई सक्षम था। इसके अलावा पॉइंट नंबर 2 में देखिए, नैतिक और आत्मिक ज्ञान का प्रसार। उदाहरण के साथ सुनिए, कबीरदास जी का हम इसमें अच्छा सा एग्जाम्पल भी लेंगे। नैतिक और आत्मिक ज्ञान का प्रसार कैसे हुआ, हिंदी के माध्यम से। तो देखिए मध्यकाल के भक्ति आंदोलन में, मध्यकाल के जो भक्ति आंदोलन रहे हैं, जिसमें कबीर, तुलसी, सूरदास, मीराबाई, है ना, जायसी जैसे ये संत रहे, इन्होंने हिंदी को अपने ज्ञान का माध्यम बनाया। जो बड़े बड़े विद्वान आए थे मध्यकाल में, कौन कौन थे, याद रखेंगे आपको, कबीर साहब, तुलसीदास जी, सूरदास जी, मीराबाई, जायसी आदि आदि, इन्होंने हिंदी को अपना माध्यम बनाया अपने ज्ञान का, अपने जो उनकी रचनाएं थी, इन रचनाओं का जो माध्यम बनाया उन्होंने हिंदी को बनाया। उन्होंने समाज सुधार, नैतिकता, भक्ति, ज्ञान दर्शन आदि की बहुत सारी जो जितने भी उन्होंने प्रसारित किया अपने ज्ञान को, वो सबका सब सरल भाषा में ही जो है उन्होंने लिखा, और सरल भाषा में, यानी कि किसी भी हिंदी, या तो हिंदी में या फिर हिंदी की किसी उपबोली में जिसे आम लोग समझ पाए। उदाहरण के रूप में देख लीजिए, कबीरदास जी का दोहा है, पोती पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो दोस्तों ये दोहा भारतीय ज्ञान परंपरा के व्यवहारिक ज्ञान और प्रेम भाव को बहुत ही सरलता से प्रदर्शित करता है, जिसे आम लोग, क्षेत्रीय भाषा के रूप में आम लोग भी इसको आसानी से समझ सके। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा में हिंदी भाषा की काफी अहम भूमिका रही है। क्लियर है। पॉइंट नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, और अब बात करेंगे हिंदी भाषा के महत्व की। भैया भारतीय ज्ञान परंपरा में महत्व क्या रहा है, क्या महत्व होगा। तो देखिए दोस्तों, जो भूमिका है ना, उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करेंगे ना, तो आपका महत्व भी बन जाएगा। तो इसलिए कंफ्यूजन से थोड़ा दूर रहिएगा, दोनों को सेपरेटली पढ़ना, दोनों को सेपरेटली समझने की कोशिश करना आप लोग, ठीक है ना। चलिए, तो पॉइंट नंबर 1 पहले पूरा ओपन कर लेते हैं ताकि पेन बार बार न लेना पड़े। संस्कृति और ज्ञान परंपरा की रक्षक कौन, हिंदी भाषा। कैसे, तो हिंदी भाषा ने भारत के प्राचीन त्योहारों, रीतियों, संस्कारों और जीवन मूल्यों को जीवित रखा। कैसे जीवित रखा, ये मैंने आपको बताया। संस्कृत तक सीमित हुआ करते थे, लेकिन बाद में हिंदी ने सहारा दिया भारतीय ज्ञान परंपरा को, और हिंदी ने ही आगे बढ़ाया, या हिंदी की उपबोलियों ने आगे बढ़ाया, है ना। राष्ट्रीय एकता का आधार बनी हिंदी। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन हिंदी ने ज्ञान और विचारों का आदान प्रदान करके पूरे देश को सांस्कृतिक रूप से एक सूत्र में बांधने का काम किया।
इतना ही नहीं, वैज्ञानिक और व्यवहारिक ज्ञान की संवाहिका भी हिंदी बनी। कैसे? दरअसल आयुर्वेद की बात करें या योग, कृषि विज्ञान या हस्तकला जैसे जो पारंपरिक भारतीय ज्ञान को हिंदी भाषा के माध्यम से आज भी आसानी से सीखा और सिखाया जा रहा है। तो साथियों, प्राचीन काल में जितने भी जो या कहें कि जितने भी भारतीय ज्ञान के संवाहक थे या भारतीय ज्ञान परंपरा के संवाहक थे, उन सभी को आज हिंदी भाषा ने आसरा देकर के उन्हें वर्तमान काल तक लेकर आए और उनको जिंदा रखा, उन परंपराओं को जिंदा रखा, उन विचारों को जिंदा रखा, उस ज्ञान को जिंदा रखा। और हिंदी भाषा सिर्फ अब वर्तमान तक ही नहीं बल्कि आगे भी इसी प्रकार से भारतीय ज्ञान परंपरा को बनाए रखेगी और आगे तक संप्रेषित करती रहेगी। पॉइंट नंबर 5 में हम देखने वाले थे योगदान को। किसका? भारतीय ज्ञान परंपरा में हिंदी भाषा के योगदान को। कुछ बिंदुओं के माध्यम से इसको भी समझेंगे, एक दो तीन बिंदुओं के माध्यम से। जरा सुनिए। हिंदी भाषा का योगदान ऐतिहासिक और आधुनिक दोनों संदर्भों में अभूतपूर्व माना जाता है। ऐतिहासिक देख लीजिए, ऐतिहासिक में उठा कर देख लीजिए या आधुनिक समय में देख लीजिए। कैसे? सांस्कृतिक और दार्शनिक योगदान की बात कर लीजिए। पहले तो सांस्कृतिक योगदान और दार्शनिक योगदान। हिंदी साहित्य ने भारत के दर्शन और चिंतन दोनों को ही सरल बनाकर प्रस्तुत किया, है ना। तो जो प्राचीन दर्शन यानी फिलोसॉफी थी, हमारी प्राचीन फिलोसॉफी, ये जो प्राचीन चिंतन था, उसको हिंदी भाषा ने क्या किया? सरल बना दिया। स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, भारतेंदु हरिश्चंद्र और भी कई ऐसे विचारक हैं जिन्होंने हिंदी को ज्ञान और जन जागरण का मुख्य अस्त्र बना लिया। जन जागरण यानी कि जनता को जगाने के लिए। तो जनता कब जागेगी? जब उनको ज्ञान होगा। तो जितने भी महान प्रचारक रहे हैं उन सभी ने हिंदी का ही अधिकतम रूप से हिंदी का सहारा लिया। उदाहरण के रूप में देख लीजिए आप, स्वामी दयानंद सरस्वती ने मूल भाषा, इनकी तो मूल भाषा कौन सी? गुजराती हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की जो रचना की वो हिंदी में की थी ताकि वेद पुराणों का सच्चा ज्ञान पूरे भारत में फैल सके। बस समझ रहे आप लोगों को? तो मूल भाषा चाहे कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने अधिकतम रूप से हिंदी का ही प्रयोग किया ताकि जो रचना है वो आसान हो सके। आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 और 3 में। इसी के अंतर्गत राष्ट्रीय पुनर्जागरण और स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। भारतीय ज्ञान परंपरा में स्वदेशी और आत्मसम्मान का बहुत महत्व होता है। स्वतंत्रता संग्राम के समय माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त और प्रेमचंद जैसे लेखकों ने हिंदी के माध्यम से भारत की महान परंपराओं को याद दिलाकर लोगों में राष्ट्रीय चेतना जगाई। इतना ही नहीं, आधुनिक ज्ञान विज्ञान में भी अगर इनका हिंदी भाषा का योगदान देखा जा सकता है। दरअसल आज के समय में भारतीय ज्ञान परंपरा जैसे योग या आयुर्वेद, प्रामाणिक कृषि ज्ञान आदि को आधुनिक संदर्भ में हिंदी के माध्यम से पढ़ाया और समझाया जा रहा है। पढ़ते हो ना आप? चाहिए अब फर्स्ट ईयर में अभी सिलेबस चेंज हुआ है, नहीं तो फर्स्ट ईयर में फाउंडेशन में आपका योग और ध्यान हुआ करता था, सब्जेक्ट हुआ करता था फाउंडेशन में, आप हिंदी में ही पढ़ते थे उसको। तो योग पढ़े, आयुर्वेद हो, प्रामाणिक कृषि ज्ञान हो, इस सब को जो है आज वर्तमान में हम हिंदी माध्यम में पढ़ते हैं जिससे आसानी से समझ आ सके। मातृभाषा और हिंदी में पारंपरिक ज्ञान के अध्ययन पर विशेष जोर दिया गया है ना। दोस्तों अब बात करेंगे इसके लास्ट में निष्कर्ष की। पूरा कॉन्सेप्ट हमने पूरे 5 बिंदु क्लियर किए हैं, 1 बाय 1 करके समझे हैं। निष्कर्ष में आपको देखिए, क्वेश्चन के लास्ट में अगर आप निष्कर्ष लिख देते हैं ना तो उसका प्रभाव अच्छा पड़ता है एग्जामिनर पे, इसलिए कुछ 5-6 लाइन का एक निष्कर्ष जरूर डाल दिया करें आप लोग क्वेश्चन के आखिरी में ना। तो संक्षेप में कहा जाए तो भारतीय ज्ञान परंपरा यदि ज्ञान का अनमोल खजाना है तो हिंदी भाषा उस खजाने को खोलने की एकमात्र चाबी है। भाई खजाने का पता कैसे चलेगा? जब वो खजाना खुलेगा तभी पता चलेगा ना। और उसकी चाबी कौन है? हिंदी भाषा है। हिंदी ने न केवल हमारे प्राचीन ऋषियों, संतों और चिंतकों के ज्ञान को नष्ट होने से बचाया, बल्कि उसे युगानुकूल बनाकर, युगानुकूल यानी युग के अनुकूल बना करके आधुनिक समय में प्रासंगिक बनाए रखा। हिंदी केवल हमारी भाषा ही नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक और बौद्धिक पहचान की रीढ़ बन चुकी है। तो हिंदी भाषा के बिना भारतीय ज्ञान परंपरा अब तक डगमगाने लगती। इस प्रकार से जितनी आज स्पीड से बढ़कर के आधुनिक समाज तक आई है, उतनी स्पीड से बढ़कर के आज तक नहीं आ पाती हिंदी भाषा का सहारा नहीं होता। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि हिंदी भाषा और हिंदी भाषा की उपबोलियों के माध्यम से प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा आज भी वर्तमान में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी प्रासंगिक वैदिक काल में हुआ करती थी।
क्लियर है? तो दोस्तों कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। हिंदी इंग्लिश आपका कंप्लीट हो चुका है, हिंदी अब जल्दी कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि क्लासेस शुरू हो चुकी है। डेली इवनिंग में 7 बजे क्लासेस मिलेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसके अलावा एक आध क्लास आपको और साथ में मिलती रहे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों मैं 2 नहीं 3 नहीं 4 लेक्चर भी पर डे आप लोगों के लिए ला सकता हूं ताकि आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाए। लेकिन उसके लिए पहले आपको जागना पड़ेगा और जाग करके आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि आप और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं। क्लियर है? मिलेंगे अगले सेशन में लेक्चर नंबर 3 में, जिसमें हम बात करेंगे महर्षि पाणिनि के जीवन और दर्शन की। दोस्तों बहुत ही आईएमपी टॉपिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते ही बनते हैं, हर साल बनते हैं। क्लियर है? तो इसके अलावा अगर आप कंप्लीट कोर्स हमारे यहाँ पर स्थिर रूप से पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जहां पर आप वीडियो देख रहे हैं उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लेना ताकि सारे नोटिफिकेशन, सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच सके। और उसके अलावा अगर आप कंप्लीट पीडीएफ कोर्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए 399 का सब्सक्रिप्शन प्लान अवेलेबल है आप लोगों के लिए 60% डिस्काउंट के साथ में। आप चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट इसमें अवेलेबल है। सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ नोट्स मिलेगी आप लोगों को, पीडीएफ नोट्स जो कि हिंदी माध्यम में अवेलेबल है, ऑल सब्जेक्ट। ठीक है ना? 399 में बेसिक जो प्राइस है इसका, जो रियल प्राइस है दोस्तों, वो रियल प्राइस इसका 999 रुपए है, 999 रुपए है। लेकिन 60% डिस्काउंट लेस करने के बाद में आपको ये 399 में आपको पूरा कोर्स पड़ रहा है। आप चाहे तो ले सकते हैं। मार्केट से आपको कोई बुक परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये कोर्स परचेस कर लेते हैं तो। कैसे मिलेगा? तो जिन दोस्तों को कोर्स परचेस करना है मात्र वही स्टूडेंट इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। बाकी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। मिलेंगे अगले सेशन में। यहां तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सेशन अगर आपको हेल्पफुल रहा हो, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दे। और चैनल से अभी तक नहीं जुड़े, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि फर्स्ट ईयर ये नहीं दोस्त, 3rd ईयर तक मैं आपके साथ बने रहने वाला हूं। मिलेंगे कल वाले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।